हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं उन 10 बातों के बारे में जो आपको जज बना सकती हैं। अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि 2023, 24 या 25 में आपको सिविल जज जूनियर डिवीजन के किसी भी स्टेट का एग्जाम देना है, तो आपको 10 ये क्वालिटीज अपने ऊपर जो है बिल्ड करनी होंगी, जिससे कि आप अपने सिविल जज जूनियर डिवीजन की तैयारी को पूरा कर सके। और क्या क्या चीजें आपके जज बनने में हेल्पफुल रहती हैं, ये जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। 10 स्टेप टू बिकम अ जज। एक जज को बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है और कितनी सारी चीजों को हमें करना पड़ता है, क्या क्या बेस्ट टिप होते हैं कि एक इंसान को अपने जो है जुडिशियल कैरियर के लिए सारी चीजों को जानना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप इंडिया में सिविल जज जूनियर डिवीजन बनना चाहते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो एग्जाम है वो लॉ की डिग्री को होने के बाद में कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहले इंडिया में लॉ की डिग्री दो तरीके से मिलती है। या तो आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद आपने 3 इयर्स का कोर्स कर रखा है, या फिर आप 12th पास होने के बाद 5 ईयर कोर्स BA LLB, BCom LLB या फिर BCA LLB 5 ईयर कोर्स को कर रखे हैं। जैसे ही आप इन कोर्सेज को पास करते हैं, आपके पास लॉ की डिग्री होती है और ये डिग्री आपकी उस इंस्टीट्यूट के द्वारा होनी चाहिए जिसको के बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे रखा है। तो आप जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्जाम देने के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला जो स्टेप होता है सिविल जज जूनियर डिवीजन को बनने में, कि आप कैसे स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं। आप अपने स्टेट को टारगेट कर रहे हैं या फिर किस तरीके के स्टेट को आप टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहला जज बनने के लिए स्टेप होगा कि आप जो है अपने स्टेट को सेलेक्ट करें। इंडिया में अगर देखें तो आपको दो तरीके के स्टेट्स दिखाई देंगे। एक होते हैं हमारे जो है क्या, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, डीजेएस जैसे स्टेट, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जीके और जीएस को भी उतना ही वेटेज दिया जाता है जितना लॉ को दिया जाता है। दूसरी तरीके के स्टेट हैं हमारे एमपी, आरजेएस, गुजरात, प्लस आपको गुजरात, वेस्ट बंगाल, जहां पर आपको लैंग्वेज पेपर देखने को, मतलब जीएस पेपर देखने को नहीं मिलता। तो सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है कि आपको किस जुडिशियल जो है स्टेट की तैयारी करनी है। और जब भी आप जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस एग्जाम को 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। पहला होता है प्रीलिम्स, जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यहां पर आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही मार्क करना होगा। दूसरा होगा मेंस। अब देखो मेंस में यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो मेंस है ये जो है 4 पेपर भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, किसी स्टेट में 6 पेपर भी होते हैं। और तीसरा आपका होता है इंटरव्यू। ये जो है क्या है, ये तीनों ही चीजें आपकी एक सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने के जो है पूरे कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट है। अब कुछ स्टेट्स में क्या होगा, कुछ स्टेट्स में आपके प्रीलिम्स में भी 2 पेपर कराए जाएंगे, जैसे यूपी हो गया और बिहार हो गया। यहां पर एक पेपर लॉ का होता है और दूसरा पेपर जीके, जीएस और लीगल और जनरल करंट अफेयर्स का आपसे पूछा जाता है। दूसरी अगर बात करें दूसरे स्टेट्स की, तो आपको उत्तराखंड डीजीएस का एक ही पेपर होगा, इसी में आपके जीके जीएस को कंपाइल करके पूछ लिया जाएगा। अगर हम आरजेएस, एमपी, गुजरात और वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि एमपी में आपसे मात्र 10 नंबर की जीके पूछी जाएगी, प्लस जो है 120 नंबर का लॉ आता है, 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा और 10 नंबर से आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी। आरजीएस में एब्सोल्यूट 70 नंबर का लॉ आएगा, 100 नंबर का टोटल पेपर है और 30 नंबर का इंग्लिश और हिंदी पूछी जाती है। तो अब आपको डिटरमाइन ये करना है कि आप जो है जीके जीएस वाले स्टेट्स को टारगेट करना चाहते हैं या फिर सिंपल जो है अपने ये जो स्टेट्स हैं उनको टारगेट करना चाहते हैं। इन दोनों ही स्टेट्स के जो है बाइफिकेशन अलग अलग हैं और दोनों के ही अप्रोच अलग है, क्योंकि जब प्रीलिम्स में हम जो है सारे स्टेट्स की तैयारी करते हैं तो लगभग सेम सिलेबस दिखाई देता है, लेकिन जब मेंस लिखने जाते हैं तो जो है सिलेबस जो है हमको बहुत ज्यादा मेंस में ड्रास्टिक चेंज नजर आते हैं। यहां पर जीके जीएस का और लैंग्वेज का अलग से एक पेपर कंडक्ट कराया जाता है। ऐसे ही यहां पर देखने को मिलेगा कि इसमें जीके जीएस का पेपर नहीं आएगा। एमपी और आरजेएस में अगर बात की जाए, ऐसे ही गुजरात में मेंस में जीके जीएस का पेपर नहीं आता। तो आपको सबसे पहले अपने स्टेट को सेलेक्ट करना है और स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद आपको पहली स्टेज प्रीलिम्स का कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस जो है निकालना होगा, दूसरी स्टेज मेंस का सिलेबस निकालना होगा, तीसरी स्टेज जो है इन दोनों के सिलेबस पर बेस्ड आपका इंटरव्यू जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट है इसको कंडक्ट कराया जाता है। तो
प्रीलिम्स और मेंस के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रीलिम्स में कई जगह ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते, लेकिन उनका जो है मेंस में पेपर होता है। जैसे अगर यूपी की ही बात कर ले तो इसमें यूपी के जो लोकल लॉज हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यूपी के लोकल लॉज का एक मेंस में अलग से पेपर होगा। तो आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद यह पता होना चाहिए कि आप जो है प्रीलिम्स में किस किस सब्जेक्ट आ रहे हैं, कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ही मेंस में कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमसे पूछे जा रहे हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जो है क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। ठीक, तो इसकी जो है आपकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि कैसे आप जो है अपनी प्लानिंग को करके अपनी सारी चीजों को कंडक्ट करेंगे। जब भी हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स के लिए 3-4 चीजें आपको करनी होती हैं। सबसे पहले जो आपके मेजर लॉज हैं 6, उनको कंप्लीट कर लीजिए। आपके स्टेट में आने वाले माइनर लॉज को कंप्लीट कर लीजिए, और ठीक है, माइनर लॉज को कंप्लीट कर लीजिए। 8 या 10 माइनर लॉज हर एक स्टेट में आते हैं। उसके बाद आपके जो लोकल लॉज हैं प्रीलिम्स के लिए, वो भी आप 2 या 3 लोकल लॉज हर एक स्टेट में आते हैं, वो भी तैयार कर सकते हैं। प्लस इसके बाद में आपको प्रीलिम्स के लिए मेजर फोकस रखना पड़ता है बेयर एक्ट्स पर। बेयर एक्ट्स को फोकस करने के बाद आपको क्या करना होगा, बेयर एक्ट्स को फोकस करने के बाद आपको बेयर एक्ट के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी पढ़नी होती हैं, जैसे जो हमारे लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं, या फिर जो हमारे रीसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या फिर आपके स्टेट के हाई कोर्ट के 3 जजेस से ऊपर बेंच के जो भी डिसीजंस आते हैं वो हमारे लॉ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे रिलेटेड आपके जो लीगल मैक्सिम्स हैं, जो भी लॉज आपने पढ़े हैं उनकी लीगल मैक्सिम्स या फिर हम डॉक्ट्रिन्स भी बोल सकते हैं, लीगल डॉक्ट्रिन्स हैं, हर एक टॉपिक से रिलेटेड वो आपको पता होनी चाहिए। प्लस आप डेली बेसिस पर प्रीलिम्स के लिए जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उनके जो है एमसीक्यू किसी भी बुक से प्रैक्टिस करते रहें, तो आपके प्रीलिम्स की तैयारी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, और आप इस तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी करते हो। लेकिन जब मेंस के प्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं तो स्टार्टिंग से ही एक स्टूडेंट हमेशा गलती करता है कि वो जो है क्या कर रहे हैं, वो अपने प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। जब हमने प्रीलिम्स को बेयर एक्ट ओरिएंटेड होने के बाद में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में 8 से 10 महीने में तैयारी करी, तो हमारा जो मेंस है, जो कि सबसे टफ स्टेज है, जहां हमको लिखकर सारी बातें एग्जामिनर तक पहुंचानी है और समझानी है, तो उसकी तैयारी जो है कितने महीने में होगी। इसी वजह से बहुत ज्यादा लोग जो है प्रीलिम्स तो कर लेते हैं लेकिन उनके मेंस नहीं होते। तो जब भी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें तो आपको जो है अपनी प्रिपरेशन को मेंस से स्टार्ट करना चाहिए, जो भी आपका मेंस का सिलेबस है। और मेंस में भी आपको होलिस्टिक अप्रोच से सारी चीजें करनी होंगी, सिर्फ लॉ पढ़ने से ही आपका मेंस क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक, अगर मेंस की बात करें तो आमतौर पर हमें जो है 4 पेपर देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारा सिविल लॉ का पेपर, दूसरा होता है हमारा क्रिमिनल लॉ का पेपर, ठीक, तीसरा हमारा होता है जीके जीएस का पेपर, ठीक, जिसमें आपसे करंट अफेयर, चाहे वो लीगल हो या फिर जो है आपके जनरल करंट अफेयर पूछे हो जाते हैं। प्लस आपका एक लैंग्वेज पेपर भी होता है जहां पर आपको ऐसे राइटिंग, प्रीसी राइटिंग या फिर ट्रांसलेशन जैसे चीजें पूछी जाती हैं। नॉर्मल अमूमन तौर पर हमें मेंस में ये पेपर देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम यूपी और बिहार की बात करें तो आपके इसमें बिहार में आपको ऑप्शन मिलता है, बिहार वाले एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट को मेंस के लिए चूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में आपको देखने को मिलेगा कि आपके लोकल लॉ के जो है क्या, लोकल लॉ का एक अलग पेपर होगा, प्लस लैंग्वेज का भी एक अलग पेपर कंडक्ट कराया जाता है। अब सबसे बड़ी स्टूडेंट्स की गलती कहां होती है कि हम सिविल लॉ को, क्रिमिनल लॉ को और सिर्फ जो हमारे लोकल लॉज हैं इनकी तैयारी में लगे रहते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि यही जो है हमने अगर अच्छे से तैयार कर लिया है तो हमारे मेंस के एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये क्या है, सबसे बड़ी भूल है। इसके साथ में सबसे पहले आपको आना चाहिए कि हाउ टू राइट अ आंसर, अपनी बात को कैसे छोटे और कन्फाइंड वर्ड में विद द लीगल लैंग्वेज, विद द केस लॉज, विद द इलस्ट्रेशंस, कैसे आपको एक जो है क्या फॉर्मेट में लिखनी है। तो आंसर राइटिंग मेंस के प्रोस्पेक्टिव से तैयारी स्टार्ट करने से पहले सबसे क्या होगा, सबसे पहला स्टेप आपको देखने को मिलता है कि आंसर लिखना आपको आना चाहिए, और आपकी राइटिंग स्पीड और जो है आपकी राइटिंग स्किल्स ऐसी होनी चाहिए कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है और जितना स्पेस क्वेश्चन के नीचे दिया है उसी में उसके द्वारा उसके लिए बताई गई सारी बातों को आप लिख सकें। ठीक, तो ये तीनों पेपर आपको जो है हर एक प्रोस्पेक्टिव से तैयार करने होंगे और सारी
चीजें पढ़नी होंगी। इसके बाद मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आपको, अगर आप जीके जीएस वाले स्टेट्स को टारगेट कर रहे हो तो इस पर भी जो है मेजर फोकस रखना होगा, क्योंकि अगर आप इन तीनों ही पेपर में अच्छे मार्क्स लाते हो, 50, 55, 60% स्कोर कर पाते हो और यहां पर आपके 20 या 25% मार्क्स होते हैं, तो आपको मेंस क्लियर होने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे ही आपको यहां पर लैंग्वेज पर भी जो है मेजर फोकस रखना होता है मेंस के प्रोस्पेक्टिव से। तो इस तरीके से होलिस्टिक अप्रोच से तैयारी की जाती है। प्लस आपको अपने हर सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के अपने स्टेट के पेपर को उठाकर देखेंगे, वहां से वो टॉपिक निकालिए जिस पर रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो मेजर लॉ हो, चाहे माइनर लॉ हो, चाहे वो लोकल लॉज हो, और उनको सबसे पहले प्रैक्टिस करना और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि जो जीके जीएस और करंट अफेयर है उसको आप वीकली बेसिस पर तैयार करते रहे, और जीके जीएस को जो है आप पूरी तरीके से एनसीईआरटी या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेकर कवर कर सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको डेली बेसिस पर प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से एमसीक्यू प्रैक्टिसेस को करना है। अब देखो, प्रीलिम्स भी बहुत लोगों का नहीं होता, उनका फियर क्या होता है कि उनको लॉ ना बहुत अच्छी तरीके से आता है, उन्होंने जीके जीएस की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रखी है, करंट अफेयर्स भी उनके तैयार हैं, केस लॉज भी उनके तैयार हैं और लीगल मैगजिम्स भी उनकी तैयार हैं। तो जुडिशरी की तैयारी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यू प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए, और एमसीक्यू करने का जो फियर है वो सिर्फ आपका प्रैक्टिस करने से ही निकलेगा। तो जब भी आप किसी भी लॉ को उठाएं और किसी भी लॉ की तैयारी करें, तो पहले जितने भी सेक्शन या जो भी चैप्टर या पार्ट आपने पढ़ लिया है उस पार्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करके देखें कि हमने कितने क्वेश्चंस को कर लिया है। अगर उसमें आपको जो है कोई भी दिक्कत आ रही है या फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो वो बेयर एक्ट के किस सेक्शन से किस जो है पार्ट से पूछा गया है उसको हाईलाइट करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन हो सकता है कि आगे आपसे दूसरे एग्जाम्स में पूछा जाए जो कि आप अभी मिस करते जा रहे हो। तो इस तरीके से आपको एमसीक्यू करने से जो है बहुत ज्यादा मदद मिलती है अपने जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में। मूविंग अहेड, आपको जजमेंट राइटिंग आनी चाहिए, दैट इज द बेसिक कैच। अब देखो, जजमेंट राइटिंग की क्या जरूरत है, आपको बहुत सारे स्टेट्स में देखने को मिलेगा कि जजमेंट राइटिंग पूछी जाती है। जजमेंट राइटिंग आपसे सिविल लॉ के पेपर में पूछी जाएगी, क्रिमिनल लॉ के पेपर में पूछी जाएगी, और आरजेएस में 40-40 मार्क्स के आपके सिविल जजमेंट और क्रिमिनल जजमेंट के क्वेश्चन, स्पेसिफिकली 40-40 नंबर के यहां पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो मेंस है वो जो है क्या पूरी तरीके से किस पर होने वाला है, छत्तीसगढ़ का मेंस सिर्फ और सिर्फ आपके आंसर राइटिंग पर ही डिपेंड करता है। झारखंड ले लीजिए, एमपी ले लीजिए, और आप डीजीएस ले लो, हरियाणा ले लो, सब जगह आपको जजमेंट राइटिंग आती है और जो है इशू ऑफ फ्रेमिंग पूछी जाती है। एक जजमेंट का क्या बेटर परफॉर्मा होता है और आप जो है कैसे एक जजमेंट में एविडेंस का अप्रेजल करते हैं, कैसे एक पार्टी को जिताते हैं और दूसरी पार्टी के जो है कंटेंशन लो होने की वजह से उसको जो है केस हम नहीं जिता सकते। तो आपको जजमेंट राइटिंग आना मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको भी साथ में लेकर चलना होगा, क्योंकि एक एक पेपर में 40-40 नंबर के ये आपसे हमेशा हर एक स्टेट में पूछे जाते रहेंगे। मूविंग अहेड, फोकस ऑन द लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर पर फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके यहां प्रीलिम्स में आपसे लैंग्वेज पेपर में कोई भी सवाल नहीं पूछा जाए या फिर नहीं आता हो। आरजीएस में 30 नंबर की इंग्लिश हिंदी आती है, लेकिन मेंस जब लिखने जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा इसमें आपसे ऐसे कई हर एक स्टेट में कंपलसरी है लैंग्वेज पेपर, ऐसे पूछे जाते हैं। आप में इसमें जो है ट्रांसलेशंस पूछी जाती हैं, प्लस आपको इसमें प्रीसी राइटिंग और जो है बाकी अदर चीजें भी पूछी जाती हैं, और कहीं कहीं पर आपको जो है क्या कहीं कहीं पर आपको इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड ही चीजें पूछ ली जाती हैं, जैसे यूपी और राजस्थान। तो इस तरीके से अपने मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आप लैंग्वेज पेपर को कभी भी दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लैंग्वेज पेपर और जीके जीएस का जो पेपर होता है वो जिन लोगों का 50 से 55% करेक्ट करके आ पाते हैं उनका मेंस में सिलेक्शन पक्का होता है और उनको जज बनने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि लॉ तो हर एक एस्पिरेंट को लगभग बराबर ही आता है। जिनके जीके जीएस और जो है किसके लैंग्वेज पेपर पर कमांड अच्छी होगी उनकी जो है हमेशा वो जुडिशरी में क्या रहते हैं, रैंक होल्डर रहते हैं। मूविंग अहेड, अगर हम बात करें जीके जीएस की तो ये इंपॉर्टेंट पेपर है जहां पर आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ डेली या फिर लीगल करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको जीके जीएस पर भी मेजर फोकस रखना है। अगर मैं जीके की बात करूं, ठीक है, जनरल नॉलेज की, तो आप किसी भी बुक को ले सकते हैं, एक स्टैंडर्ड बुक के जो जीके का पार्ट होगा उससे जीके कवर कर सकते हैं, और जो जीएस के लिए आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर आपका साइंस एंड टेक जो भी पूछा जाता है
उसकी भी आप नॉर्मल कोई भी एनसीईआरटी की किताब से उसको फॉलो कर सकते हैं। ये भी जो है मार्क्स स्कोरिंग जो है क्या है, मार्क्स स्कोरिंग पेपर है जो हमारा 7th स्टेप है और 6th स्टेप है, वो डिसाइड करता है कि आप सिविल जज जूनियर डिवीजन के मेंस के पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। और अगर आप क्वालिफाई कर भी गए लॉ को इतना अच्छा रखने के बाद, तो आपके जो मेंस के नंबर होंगे, मेंस प्लस इंटरव्यू दूसरा स्टेप है आपका, इसके बाद इंटरव्यू जो कि आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, इन दोनों के ही जो है किससे, इन दोनों की ही चीजों से जो टोटल कट ऑफ निकाली जाती है, इस कट ऑफ को बनाकर जो भी लोग इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाते हैं उनको सिविल जज जूनियर डिवीजन का बनने का मौका मिलता है। तो मेंस में ये दोनों ही पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप अगर जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन दोनों स्टेप्स पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। अब बात आती है कि हम जब अपने मेंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट करें तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले अपना लॉ का कोई भी मतलब किसी भी स्टेट की तैयारी को शुरू करने से पहले आपको यह पता हो कि आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है, और उसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से आप मेंस के प्रोस्पेक्टिव से उसको पढ़ना शुरू कीजिए। हर टॉपिक के डिटेल नोट्स बनाइए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने जो है दिन के टारगेट्स या फिर जो है छोटे छोटे टारगेट डिसाइड करो कि आज मैं जो है एक चैप्टर को पढ़ूंगा या फिर 5 सेक्शंस को पढ़ूंगा, लेकिन इसको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही प्रोस्पेक्टिव से तैयार कर लूंगा। अगर आप एक दिन में 20 या 25 सेक्शंस को जो है क्या टारगेट लेकर चलते हैं या चैप्टर वाइज खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या होता है, पूरी तरीके से इंपॉसिबल होता है। और इसको जो है 2-3 दिन तक आप जो है 20-20, 25-25 सेक्शंस को याद करते रहेंगे तो चौथे 5वें दिन आपका इंटरेस्ट उससे डिविएट होने लगेगा। तो स्मॉल टारगेट्स तय करो हर एक सब्जेक्ट के। जैसे आपको सीआरपीसी बहुत पसंद है तो सीआरपीसी को आप डिसाइड कर लो कि आप जो है 60 से 80 डेज में पढ़ोगे। 60 से 80 डेज में पढ़ने का मतलब हो गया आपका जो है, आपको जो है थोड़ा थोड़ा करके 80 दिन में पढ़ना है, ठीक। और ये भी नहीं है कि पूरे दिन सीआरपीसी पढ़े 2 घंटे सीआरपीसी के लिए सुबह निकाल लिए, 2 घंटे शाम को निकाल लिए। 2 घंटे में जो सुबह पढ़ा शाम को कितना रिटेन रहा उसका 15 मिनट में रिवीजन किया, प्लस उसके 2 घंटे और 2.5 घंटे बैठ के नोट्स बनाए। तो इसी तरीके से आप जो है छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करोगे तो आपको खुशी होगी कि आज का जो टारगेट था वो मैंने पूरा किया। फिर आपको कल पढ़ने की उतनी ही उत्सुकता होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मेजर बर्डन यही होता है कि मेंस के प्रोस्पेक्टिव से जब पढ़ाई शुरू की जाती है तो सारी चीजें जो है, सारे ध्यान हमारे डिविएट होने लगते हैं। तो सेलेक्ट योर डेली गोल्स, और उन डेली गोल्स को इतना रखो जितना आप कर सकते हो। अपने आप को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी एटलीस्ट अगर मेंस के प्रोस्पेक्टिव से कर रहे हो तो 10 से 12 महीने लगेंगे, अगर आप रेगुलर बेसिस पर 6 से 8 घंटे निकालकर पढ़ पाते हैं तब। मूविंग अहेड, जो 9th स्टेप होता है वो होता है कंसिस्टेंसी, निरंतरता, जो कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद खत्म होने लगती है। और जो लोग इस चीज को, जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन को, जो भी मैंने अभी 8 पॉइंट बताए हैं उनको लगातार 6-6 घंटे 1 साल तक कर लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका जो है क्या, उनका किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम नहीं निकले। ये जो 9वां पॉइंट है वो मैंने अपनी प्रिपरेशन से एनालाइज किया कि निरंतरता में जो है कभी भी अपने तैयारी के समय नहीं रख पाया। जब भी पेपर आउट होता था, प्रीलिम्स की डेट आउट होती थी या फिर नोटिफिकेशन आउट होता था, तब से उस स्टेट की तैयारी शुरू करना ही सबसे बड़ी क्या, मूर्खता मानी जाती है। और इस तरीके से पेपर क्वालिफाई नहीं होते। आपको बेस्ट स्ट्रेटजी के लिए अपने किसी भी एग्जाम की टारगेट कर रहे हैं उसके कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस को मेंस के प्रोस्पेक्टिव से कवर करना है, जो कि 10 से 12 महीने में होगा। और अगर आप इस चीज को निरंतरता से, कंसिस्टेंसी से, लगन से कर पाते हैं और 10 से 12 महीने के बाद आपको एनालाइज हो जाएगा कि जब आप तब पेपर देने जाओगे जब आप होलिस्टिक अप्रोच से मेंस को पढ़ चुके होंगे और 10 से 12 महीने आपने लगाकर 6-6 घंटे पढ़ के सारी चीजें कवर कर ली हैं, तब आपको लगेगा कि आप जिस भी स्टेट का प्रीलिम्स और मेंस देने जा रहे हो वो इजीली क्वालिफाई हो रहे हैं। यही बेस्ट अप्रोच है। और जो लोग निरंतरता नहीं बना सकते मेरी तरह, उनको जो है क्या, उनको किसी ना किसी सही मेंटर की और गाइडेंस की जरूरत होती है, क्योंकि आपको डेली बेसिस पर अपने टाइम टेबल में से ये सारी चीजें करनी ही करनी होती हैं। तो निरंतरता, कंसिस्टेंसी एक ऐसा पहलू है जो आपको रखनी ही रखनी है, वरना बहुत मुश्किल होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 महीने हमने तैयारी कर ली, 3 महीने बाद हमारा जो है पढ़ने में मन नहीं लग रहा, 2 महीने का गैप कर दिया, तो अगेन हम उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे और फिर उसी पॉइंट से 0 से स्टार्ट हमको करना पड़ेगा। इसी वजह से आपको जो है
कंसिस्टेंसी के साथ लगभग 8 से 10 महीने या 12 महीने तक जो है पूरी तरीके से अपने मेंस के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ाई करनी है। उसके बाद इजीली ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन हर एक स्टेट के प्रीलिम्स में, मेंस में होने लगेगा। इसके बाद आपकी जो लास्ट होती है कि आपको एक स्पेशल गाइडेंस और मेंटर की जरूरत होती है अपने सिविल जज जूनियर डिवीजन के इस पूरे जो है जर्नी में। कई बार ऐसा होगा कि स्टेट का प्रीलिम्स देने गए, प्रीलिम्स हो गया, मेंस का जब रिजल्ट आया तो 6 नंबर या 5 नंबर से रुक गया, या फिर प्रीलिम्स जब हम देने गए तो हमारा प्रीलिम्स ही 1 या 2 मार्क्स से रुक गया। तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि हम जुडिशियल सर्विसेज को पूरी तरीके से त्याग दें, और ये जो है कहानी आपके साथ रिपीटेडली वेरियस स्टेट्स में होती रहती है तो आपका बिल्कुल मन नहीं करता। और जब भी आप मेंस के प्रोस्पेक्टिव से तैयारी करते हो, अपना 100% डेडिकेशन लगाते हो, 100% उसमें जोर लगाते हो, तब आपको देखने को मिलता है कि आपको अपनी तरफ से हार्ड वर्क करने के साथ साथ आपको जो है मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और एक स्पेशल गाइडेंस की जरूरत होती है कि आप किस तरीके से मेंस को जो है प्रिपेयर करें। तो इसके लिए आपको एक चाहिए होता है मेंटर, और एक जो है इस पूरी जर्नी के लिए एक ट्यूटर की आपको आवश्यकता होती है, जो आपको हर एक सही स्टेप पे, हर एक गलत स्टेप पर गाइड करे और बताए कहां पर आप सही कर रहे हैं, कहां पर आप गलत कर रहे हैं, आंसर जो लिखे जा रहे हैं वो कितने हेल्पफुल है, उसमें कितनी सुधार की गुंजाइश है। इन सारी पूरी जर्नी करने के लिए आपको ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो जो भी लोग जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि जज बनना चाहते हैं, तो वो जो है इन 10 पॉइंट्स को याद रखें अपने जुडिशियल सर्विसेज की जर्नी में, और इन 10 पॉइंट्स पर अगर आपने फर्स्ट डे से अगले 10 महीने तक वर्क किया है तो आपको सिविल जज जूनियर डिवीजन की पोस्ट से किसी भी स्टेट में कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, निरंतरता नहीं है, तो आपको कोई भी जो है कहीं पर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं स्टडी IQ जुडिशरी चैनल पर हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।